लोग का क्लास 11 टैक्सेशन का सेकेंड क्लास है और हम लोग आज सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, उसको हम लोग आज समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, ठीक है। आज जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड्स पूरा टैक्स में इस्तेमाल होगा थ्रू आउट द ईयर 11, 12 बीकॉम में, ठीक है। जैसे टैक्स अकाउंट्स में लास्ट क्लास किए थे बेसिक टर्म्स, उसी तरह आज टैक्स का है, समझ में आया। अब इसमें सबसे पहला आपको समझना है फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है? शॉर्ट में बोलते हैं FY, फाइनेंशियल ईयर। क्या मतलब है फाइनेंशियल ईयर का? क्या नहीं है? कुछ तो होगा। और इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और ये बिजनेस स्टडी बस। 4 कॉमर्स का सब्जेक्ट कंपलसरी रहता है। नहीं दिया तो CLPA होगा, कुछ ना कुछ होगा। लॉ तो वो तो उसमें भी नहीं था, पोस्टर में भी नहीं था, उसके बदले था मैथमेटिक्स और एक लॉ करके कुछ CLPA कमर्शियल लॉ। हाँ तो वो होगा, तो कुछ तो तुमको लेना पड़ेगा अगर कॉस्ट एंड टैक्स तुम नहीं। तो मैथमेटिक्स 5 था, इंग्लिश तो कंपलसरी था, उसके बाद और 3 था फिल करने के लिए, इकोनॉमिक्स हम लोग फिल किए और बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, बस उसके अलावा कुछ। इकोनॉमिक्स, BSTD, अकाउंटेंसी। तो इकोनॉमिक्स के जगह और ये कॉस्ट एंड टैक्स का ऑप्शन नहीं था? CLPA का ऑप्शन, कमर्शियल लॉ वो भी नहीं था। तो अगर तुम्हारा नहीं है तो तुमको नहीं करनी होगा ये क्लास। पहले कंफर्म हो जाओ, कंफर्म कर लो, उसके बाद फिर बताना, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तो कॉस्ट एंड टैक्स का क्लास नहीं करना है, ख़त्म बात, क्लियर हो गया। अच्छा देखो फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है द ईयर दैट बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो पूरा 365 दिन है या 367 दिन है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर हम लोग का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एक साल। इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट में ईयर को हम लोग जनवरी से दिसंबर में कैलकुलेट नहीं करते, अप्रैल से मार्च में कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर, साल का पहला दिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल, और साल एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है, एक कंप्लीट ईयर, इस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्लियर हो गया। टैक्स जो निकलता है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं निकलता है। किसके हिसाब से निकलता है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से निकलता है। क्लियर हो गया पॉइंट? कुछ डाउट नहीं समझ में आया? एक साल कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? ईयर कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? इस ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। एक कैलेंडर का, एक ईयर का कैलेंडर। उसी तरह इनकम टैक्स एक्ट का भी कैलेंडर होगा। हम लोग का मुस्लिम लोग में भी है ना कैलेंडर ईयर। हम लोग का साल का भी स्टार्ट होता है 1 मुहर्रम से, पूरा एक साल। तो हम लोग हो गया मुसलमान का ईयर, मुहर्रम से लेके पूरा मुहर्रम का एक दिन पहले तक, ठीक है। मतलब मुहर्रम से पहले वाला जो मंथ होता है, जुल्हिज्जा, जब कुर्बानी करते हैं जो मंथ में, वो मंथ हो गया। उसी तरह से क्रिश्चियंस लोग का जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बंगाली लोग का भी होता है बंगाली न्यू ईयर, है ना, स्टार्ट होता है फिर एंड होता है। तो उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट का भी अपना शुरुआत और एंड होता है ईयर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हम लोग का जैसे मुस्लिम लोग का स्टार्ट होता है 1 मुहर्रम से, और जुल्हिज्जा का 28 या 29 या 30 तारीख तक चलता है। तो उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट का जो स्टार्ट है, पहला साल का पहला दिन जो है वो है 1 अप्रैल और ख़त्म होता है 31 मार्च। ये जो ईयर है, एक साल पूरा है, इस ईयर को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स जो है इसी को साल मानता है, इसी के हिसाब से उसका कैलेंडर चलता है, इसी के हिसाब से तुम लोग प्रॉफिट निकालोगे, इसी के हिसाब से तुम लोग टैक्स दोगे। क्लियर पॉइंट? चलो अब फाइनेंशियल ईयर के
फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया? तो एक कंप्लीट ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर या इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीवाई। प्रीवियस ईयर या पीवाई क्या है? इनकम अर्नड इन अ ईयर बट टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर एंड द अच्छा, इसको समझाने के लिए हमको एक और लिखना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर। दोनों को साथ में समझाएंगे। प्रीवियस ईयर को समझने के लिए आपको असेसमेंट ईयर को भी समझना होगा। ध्यान से समझ लो, जो ईयर तुम अर्न कर रही हो प्रॉफिट, उस ईयर को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी हो सकता है। तुम जो साल प्रॉफिट कमाती हो ना, टैक्स उसी साल नहीं देते हो, उसका नेक्स्ट ईयर देते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक एक साल हुआ, हम प्रॉफिट कमाए। अब उसी का पैसा हम 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में देंगे। पैसा कमाए 22-23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हम पैसा कमाए, टैक्स देंगे 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो जो ईयर हम पैसा कमाए हैं, जिसका टैक्स चार्ज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर के एक साल बाद जस्ट इमीडिएट ईयर, जिस ईयर हम टैक्स दे रहे हैं उस ईयर का, उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। क्या मतलब है इसका? समझ लो। देखो 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, सब अलग अलग ईयर है। समझ में आ रहा है? अलग अलग ईयर है। अब 2012-13 में हम टैक्स दे रहे हैं इस ईयर का, तो 12-13 हो गया असेसमेंट ईयर। और इस ईयर में पिछला ईयर का जो हम टैक्स दे रहे हैं, इस ईयर को बोलेंगे प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया? जिस ईयर हम टैक्स दे रहे हैं वो ईयर हो गया असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर का टैक्स दे रहे हैं एक साल पहले वाला, वो हो गया प्रीवियस ईयर। उसी तरह से 12-13 में हम 11-12 का टैक्स देंगे, तो अब 11-12 हो गया प्रीवियस ईयर और 12-13 हो गया असेसमेंट ईयर। समझ में आ गया? तो वो ईयर जिस ईयर में तुमको टैक्स देना है, पिछला साल का। क्लियर? मतलब 2023 हम लोग के लिए असेसमेंट ईयर। अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है? 23-24, 2023-24। 2023-24 में हम 23-24 का टैक्स नहीं देंगे, हम 22-23 का टैक्स देंगे। तो 22-23 क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। 23-24 करंट असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24। करंट प्रीवियस ईयर 22-23। उसी तरह 2014-15 जो है ये असेसमेंट ईयर है, और इस ईयर में जिसका टैक्स दे रहे हैं वो हो गया प्रीवियस ईयर। लाए तो क्या हुआ? या तो ब्लैक या तो ब्लू, और दो कलर का तो मार्कर रहे हैं, तो कोई भी एक कलर का ले लेने का था। ठीक है, समझ में आया? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मतलब, असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर जब हम टैक्स पे कर रहे हैं पिछला साल का, और पिछला साल जिसका टैक्स दे रहे हैं वो हो गया मेरा प्रीवियस ईयर। उसी तरह अभी देखो हम लोग का असेसमेंट ईयर 2023-24 चल रहा है, इससे पहले जितना भी ईयर है सब प्रीवियस ईयर है। समझ में आया? इससे पहले जितना भी ईयर है, अगर 23-24 असेसमेंट ईयर है तो इससे पहले वाला जितना ईयर है सब प्रीवियस ईयर है यार, लाइन से। जब 24-25 आएगा तो 24-25 असेसमेंट ईयर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो जिस ईयर का टैक्स दे रहे हैं वो हो गया प्रीवियस ईयर, उसके जिस ईयर का टैक्स दिया जा रहा है वो हो गया प्रीवियस ईयर, और जो ईयर में दे रहे हैं वो हो गया असेसमेंट ईयर। ये चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं है कि सर एक हमको नंबर बता दीजिए वही हम समझ लेंगे कि वो प्रीवियस ईयर है। नहीं, ये टाइम टू टाइम चेंज होगा। अगर हम
2012-13 को असेसमेंट ईयर मान रहे हैं, तो 12-13 से जितना भी ईयर है सब हो गया प्रीवियस ईयर। समझ में आ गया? 11-12, 9-10, 8-9, 7-6 जितना भी है सब प्रीवियस ईयर हो गया। क्लियर? और अगर हम बोले 2017-18 प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 18-19। समझ में आ रहा है? तो पहले असेसमेंट ईयर, इससे पीछे वाला प्रीवियस ईयर से के बाद असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से पहले प्रीवियस ईयर। ये वाला को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो अगर हम तुमको बोले 2017-18 असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 16-17। अगर हम तुमको बोले 2012-13 असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 11-12, 12-11 नहीं, 11-12। ठीक है? अगर हम तुमको बोले 2022-23 असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 21-22। अगर हम तुमको बोले 2020-21 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 21-22। अगर हम तुमको बोले 2020-21 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? इसके जस्ट बाद वाला जो है वो असेसमेंट ईयर हो गया। समझ में आ गया? एक नहीं हो सकता, सिर्फ 18 नहीं, एक नहीं होगा। क्यों एक नहीं होगा? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट ही हो रहा है अप्रैल से मार्च तक, तो अप्रैल से मार्च तक तो 2 साल आ गया ना बीच में, 19-20। जब हम 19-20 बोल रहे हैं इसका मतलब है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो पहला ईयर का 1 अप्रैल से सेकेंड ईयर का 31 मार्च तक, तो 19-20, 20-19 ऐसे करके होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ गया? फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये तीनों में किसी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर का क्या मतलब है, असेसमेंट ईयर का क्या मतलब है और प्रीवियस ईयर का क्या मतलब है। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसएससी। एसएससी, ASS, ESS, ESSEE, एसएससी, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 इनकम टैक्स एक्ट। जब हम बोलेंगे ना सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 तो लिखेंगे कैसे? सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। क्लियर? अब एसएससी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी? तुम लोग कौन हो मेरे लिए? स्टूडेंट्स, है ना? स्टूडेंट्स मतलब जो मेरे पास पढ़ रहा है। हम अगर मान लो हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, है ना? तो एसएससी क्या है? एसएससी का मतलब वो परसेंट जो टैक्स पे करता है या जो रिटर्न फाइल करता है उसको इनकम टैक्स क्या बोलते हैं? एसएससी। ये एसएससी है। एसएससी मतलब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। A person by whom any tax or any other sum of money is payable under the income tax act. एसएससी का मतलब वो परसेंट जो टैक्स पे करता है इनकम टैक्स को, उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स, एसएससी। तो एसएससी मतलब द पर्सन हु पेज टैक्स टू दी गवर्नमेंट या इनकम टैक्स। ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट? कुछ डाउट? अब देखो यहाँ पे हम बोले हैं ना एसएससी का मतलब वो पर्सन, एसएससी का मतलब वो पर्सन, कौन पर्सन? जो टैक्स देता है। तो पर्सन का मतलब हम लोग समझते हैं इंसान, कोई इंसान। इनकम टैक्स बोलते हैं नहीं बाबू, पर्सन का मतलब मेरा, हम अगर पर्सन बोल रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ इंसान नहीं, तो कौन कौन आएगा? पर्सन का मतलब इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल, हम और तुम भी हो सकते हैं, मर्द और औरत भी हो सकता है। दूसरा पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। तीसरा कोई कंपनी, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, ठीक है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये सब के बारे में हम लोग, ये सब क्या है ना, इसके बारे में हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे।
तो इनकम टैक्स बोल रहे हैं, पर्सन का मतलब सिर्फ पर्सन नहीं होता है, इंसान नहीं होता है, इसके अंडर इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो भी मेरे लिए पर्सन है। पार्टनरशिप फर्म, वो भी मेरे लिए पर्सन है। कोई कंपनी, वो भी मेरे लिए पर्सन है। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस, फैमिली बिजनेस, वो भी मेरे लिए पर्सन है। कोई लोकल अथॉरिटी, वो भी मेरे लिए बिजनेस है। लोकल अथॉरिटी का मतलब लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि अपना KMC, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये भी मेरे लिए हो गया। कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि तुम लोगों का काउंसिल, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी तो एक आर्टिफिशियल बॉडी है ना। तो ये सब किसके डेफिनेशन में आ जाता है? पर्सन। ये लोग सभी तो टैक्स देते हैं, हम लोग देते हैं, पार्टनरशिप फर्म देता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन देता है, कंपनी देता है, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देता है, पार्टनरशिप फर्म देता है। ये सब पार्टनरशिप फर्म मतलब कि जब कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस स्टडीज में, क्या है नहीं है, इसके ऊपर चैप्टर है पूरा। क्लियर हो गया? तो पर्सन का मतलब क्या क्या? इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, ये सब क्या डेफिनेशन में आ जाता है इनकम टैक्स का? कंपनी का डेफिनेशन में। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? तो SSC का मतलब क्या? जो टैक्स पे करता है, द पर्सन हु पेज टैक्स और ऑन हुम टैक्स इज चार्ज्ड, गवर्नमेंट, है ना। अब पर्सन का मतलब आदमी, जो पे करता है वो पर्सन। वो तो SSC हो गया। द पर्सन हु पेज टैक्स और whom tax can be charged leaved, it is known as he SSC। अब यहाँ पे जो हम पर्सन वर्ड का यूज़ किए, तो पर्सन का मतलब क्या? इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन में कौन कौन आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट में? इंडिविजुअल्स, कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। समझ में आ गया? ये सब क्या आ गया? पर्सन का डेफिनेशन में। क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं। हेड्स ऑफ इनकम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हेड्स ऑफ इनकम या फिर सोर्सेज ऑफ इनकम। तुम इनकम टैक्स बोला है, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, इनकम टैक्स बोला है आप जो भी ध्यान समझ लो, सोर्सेस या हेड्स ऑफ इनकम। सोर्सेस ऑफ और हेड्स ऑफ इनकम का क्या मतलब है? इनकम टैक्स बोल रहा है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं आप उसको 5 हेड्स या 5 सोर्सेस में डिवाइड कर दीजिए। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं आप उसको 5 हेड्स या 5 सोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या सोर्सेस है या क्या क्या वो हेड है? पहला है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा है इनकम फ्रॉम सैलरी, तीसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आप बिजनेस करके या कोई प्रोफेशन ज्वाइन करके पैसा कमा रहे हैं तो आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाल दीजिए। अगर आप किसी के पास मुलाजमत करके, किसी के पास काम करके, जॉब करके पैसा कमा रहे तो आप उस इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरीज में डाल दीजिए। अगर आपका बहुत सारा प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को आप भाड़ा देके, रेंट में देके, वहां से रेंट से कमा रहे हैं तो उस इनकम को आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डाल दीजिए। अगर आप प्रॉपर्टीज बेच के, खरीद के कमा रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग लिए 10 लाख में, बेच दिए 15 लाख में, शेयर्स खरीदे 5 लाख में, दाम बढ़ा 7 लाख तो बेच दिए, तो ये सब करके अगर हम एसेट्स को बेचकर कमा रहे हैं तो आप इस कमाई को डाल दीजिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। और ये चारों को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ से अगर आप कमा रहे हैं तो उसको डाल देंगे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। आप लॉटरी खेले, लॉटरी लग गया आपका, तो ये लॉटरी क्या हो गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चारों हेड्स में वो इनकम जो ये चारों हेड्स में नहीं जाएगा, कैपिटल गेन, अदर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी, तो वो इनकम कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम समझ में आ गया?
कैपिटल गेन मतलब जब तुम प्रॉपर्टीज या एसेट्स बेचकर कमा रहे हो। वही एसेट समझा। जैसे कि घर खरीदे 10 लाख में, एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, इसको बेच दिए। वो तो घर एसेट कहाँ हुआ? मेरा यही धंधा है, मतलब एक तो घर में हम रह रहे हैं, सुनी नहीं हो प्रमोटर लोग क्या करते हैं, यही तो काम है उन लोग का। अब बहुत सारा आदमी क्या है ना, अभी दाम सस्ता हुआ खरीद लिया, जब महंगा होगा बेच देंगे। शेयर मार्केट में करते हैं ना, शेयर का दाम सस्ता है खरीद लिया, जब महंगा होगा बेच देंगे। तो क्या हुआ? शेयर मार्केट। अच्छा, उसमें क्या होता है? शेयर्स तुम खरीद लिए, जैसे कि मान लो एक कंपनी का शेयर है, रिलायंस का शेयर्स है, सस्ता में मिल रहा है, तुम खरीद लिए, जब उसका दाम बढ़ा तुम बेच दिए। या तुमको समझ में आया तुम्हारे पास कुछ पैसा है 20 लाख रुपया, तुमको पता चला बगल वाला फ्लैट बिक्री हो रहा है 20 लाख में, तुम खरीद के रख ली, 1 साल बाद उसको 25 लाख में बेच दी। वो ऐसे। तो ये क्या हुआ, ये जो घर तुम्हारा था एसेट था ना, घर का मतलब ये मत समझ लो जो घर में रह रहे वो घर बेच रहे हैं, वो तो मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत सुनी नहीं है, कौन दुनिया से तुम लोग आई हो, कभी आज तक ये सुनी नहीं है कोई आदमी घर खरीदा, घर खरीद के पैसा अटका दिया, फिर दाम बढ़ा उसको बेच दिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग भी तो कमा रहा है, तो कौन सा सोर्स से कमा रहा है? कैपिटल गेन्स। समझ में आया? तो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? पहला, इनकम फ्रॉम, देख लो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें क्या जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर तुम बिजनेस करके कुछ पैसा कमा रहे हो, अगर तुम कोई प्रोफेशन के थ्रू पैसा कमा रहे हो, तो वो हेड्स का वो पैसा कौन सा हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दूसरा, इनकम फ्रॉम सैलरीज। तुम कहीं पे काम कर रहे हो और वहां से पैसा कमा रहे हो, उसका इनकम कौन सा हेड में जाएगा? क्लियर हो गया पॉइंट? थर्ड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तुम्हारा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का सब रूम को तुम भाड़ा में लगा दिए और भाड़ा से कमा रहे हो, कौन सा इनकम हो गया? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आया? नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ज़मीन खरीदे, दाम बढ़ा, बेच दिए, घर खरीदे, दाम बढ़ा, बेच दिए, सोना खरीद के रखे, दाम बढ़ा, बेच दिए। जब एसेट्स बेच के तुम कमा रहे हो तो कौन सा हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। घर को भाड़ा लगा के कमा रहे हो तो कौन सा हेड में जाएगा? बेच के कमा रहे हो तो नहीं, बेच के कहाँ? बिजनेस एंड प्रोफेशन। कैपिटल गेन्स। तो बेच रहे हैं। जिसका काम रहता है वो, अच्छा, सैलरी। जब तुम किसी के पास काम करके कमा रही हो, सैलरी जॉब करके कमा रही हो। क्लियर हो गया? और ये छोड़कर किसी में भी जाएगा, कोई भी इनकम हो तो कहाँ जाएगा? तो कितना सोर्सेज ऑफ इनकम है? 5, बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स। हो सकता है एक आदमी सिर्फ एक ही सोर्स से कमाए, हो सकता है एक आदमी 5 सोर्स से कमाए, है ना। हम कहीं काम भी करते हैं, मेरा अपना बिजनेस भी है, रूम भी भाड़ा में दे के कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? बहुत सारा आदमी रहता है, हम बिजनेस भी कर रहे हैं प्लस मेरा बहुत सारा प्रॉपर्टी भाड़ा भी दिया हुआ है, भाड़ा से भी कमा रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है और फ्लैट से रेंट उठा के भी कमा रहे हैं। तो हो सकता है किसी का 1 सोर्स ऑफ इनकम हो, किसी का 2 हो, किसी को 3 हो, किसी को 4 हो। मैक्सिमम कितना है? 5। ये चारों को छोड़कर बाकी जितना भी इनकम है वो किस में घुस जाएगा? अदर सोर्सेज में। क्लियर हो गया? जब सब हेड्स का इनकम को तुम ऐड कर देते हो ना, मान लो इससे कमाए, इससे कमाए, इससे कमाए, इससे कमाए, इससे कमाए, सब हेड्स ऑफ इनकम को तुम ऐड कर दोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया? 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करने से क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है? ये ग्रॉस टोटल इनकम से जब हम माइनस कर देंगे डिडक्शंस, जो भी डिडक्शंस है
वो सब को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा ये होगा मेरा टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर दिए डिडक्शंस को। वो पांचों को ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों को ऐड करके आया है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। पांचों को ऐड करने से आया है मेरा ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? टोटल इनकम, या फिर इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। मतलब ये इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स कौन से इनकम के ऊपर देते हैं? ग्रॉस टोटल या टोटल इनकम? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम? टैक्सेबल इनकम क्या है? पांचों सोर्स ऑफ हेड्स को ऐड करेंगे, डिडक्शन को माइनस करेंगे, बच जाएगा मेरे पास टैक्सेबल। क्लियर हो गया पॉइंट? डिडक्शन मतलब इनकम टैक्स बोलते हैं ना, आप जितना कमाते हैं आपको पूरा के ऊपर टैक्स देना नहीं होगा, कुछ कुछ हम आपको छूट देंगे। आप LIC में पैसा लगा दीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आप कुछ डोनेशन कर दीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो मान लो हम कमाए, ग्रॉस टोटल इनकम मेरा हो गया 15 लाख रुपया, उसमें से 1.5 लाख रुपया हमको डिडक्शन मिल गया। ठीक है, क्यों डिडक्शन मिला? क्योंकि हम जो है चंदा दे दिए थे एक जगह में 1.5 लाख रुपया का, या LIC करवा लिए थे 1.5 लाख का, तो वो माइनस हो गया। तो ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख, लेस कर दिए 1.5 लाख रुपया, बच गया कितना? 13.5 लाख। ये हो गया मेरा टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर हमको क्या करना है? क्लियर? क्लियर पॉइंट? अदर सोर्सेज का मतलब जब हम ये चारों सोर्स से पैसा नहीं कमा रहे हैं, अगर ये चारों हेड्स में पैसा नहीं आ रहा है तो हम कौन सोर्स से कमा रहे हैं? अदर सोर्स। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। लॉटरी खेले, उठ गया, कभी कोई बोला बाबू थोड़ा एक काम कर दो ना, ये काम कर दो, इतना दे देंगे, तो दे दिए, वो कर, उसको मिल गया वहाँ से पैसा। समझ में आ गया? वो क्या हो गया? अदर सोर्सेज, साइड इनकम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड इनकम। तो साइड इनकम का ही मतलब क्या हो गया? अदर सोर्सेज। मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? तो चलो एक बार फिर से रिवीजन। 5 सोर्स ऑफ हेड्स क्या है? बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इससे डिडक्शन माइनस कर देंगे, क्या आएगा? टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। ये चैप्टर यहीं तक है। ठीक है, अगर हम तुमको पांचों हेड्स दे दे, हम बोले तुमको कि हम बिजनेस एंड प्रोफेशन से 1 लाख कमाए, हाउस प्रॉपर्टी से इतना कमाए, उससे इतना कमाए, तो क्या तुम टोटल इनकम नहीं निकाल लोगे? ये इस लाइन से सबको लिख देंगे, ऐड कर देंगे और टोटल इनकम निकल गया। अगर डिडक्शन दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं करेंगे। अगर डिडक्शन नहीं दिया हुआ है तो ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। डिडक्शन दिया रहेगा तो उसमें नंबर भी दिया रहेगा। हाँ, अमाउंट नहीं दिया रहेगा कि इतना डिडक्शन है। बड़ा बड़ा नंबर रहेगा। जनरली लाख में रहता है, लैक्स में रहेगा। कैलकुलेटर तो तुमको अलाउ करेगा। क्लास 11 में कॉस्ट एंड टैक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स में कैलकुलेटर अलाउड है, वरना तुम कैलकुलेट कैसे करोगे इतना? हाँ, तो वो तो कैलकुलेटर देगा। कैलकुलेटर खरीद लो सब, और अभी से प्रैक्टिस करना, हाथ बैठाना, उसमें ये कर लो। अच्छा नंबर आ जाएगा। अरे वाह, अच्छा नंबर आ जाएगा, देखेंगे 6 महीना बाद कैलकुलेटर अलाउ कर रहे हैं, अच्छा नंबर है, देखेंगे कितना अच्छा नंबर आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक सम हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका फोटो खींच लो तुम लोग। नंबर 7 फोटो खींच लो, इसका लो। इलस्ट्रेशन 7, मेरा फोटो नहीं, बुक का फोटो। नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का फोटो खींच के हमको दो। इसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। खींच ली? नहीं, अपने तुम लोग रखो, हमको बुक दो या ग्रुप में दे दो।
चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सबके पास आ गया। क्वेश्चन है, मिस्टर राहुल चोपड़ा फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। कॉम्प्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम। बोला मिस्टर राहुल चोपड़ा जो है ना, अपना प्रीवियस ईयर का जो इनकम है 19-20 के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है। बोले आप इसका टोटल इनकम निकाल दीजिए ना थोड़ा। क्या निकाल दीजिए? टोटल इनकम थोड़ा निकाल दीजिए ना। बोले इनकम फ्रॉम सैलरीज कितना है? 1,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 28,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स 32,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डिडक्शन, ठीक है। बोले निकाल दीजिए ना थोड़ा इसका। तो चलो हम लोग निकालते हैं। देख लो कैसे कर रहे हो, उसके बाद उतार लेना, पहले देख लो। हेडिंग देखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है? राहुल चोपड़ा। राहुल चोपड़ा फॉर द, देखो फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? पिछला साल। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2019-20। प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021। हाँ, तो उसको भी लिखेंगे रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर। रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 2000। तो नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी हाँ, फिर भी लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया नहीं है, फिर भी लिखेंगे क्योंकि तुमको, क्यों लिखेंगे? क्योंकि तुमको प्रीवियस ईयर तो बता दिया ना। हाँ, और प्रीवियस ईयर दिया हुआ रहेगा तो असेसमेंट ईयर भी लिखना होगा, दोनों लिखेंगे। क्लियर? अब देखो फॉर्मेट कैसे है। पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट रुपीस। पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीस। अब देखो मेरा पहले से लिखा हुआ है तो अच्छा है, मेरा टाइम बच जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन है क्या उसका? नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबको फुल लिख देंगे, ऐसे करके नहीं लिखे हम, टाइम बचाने के लिए। इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम तो इनकम फ्रॉम सैलरीज कितना है? 1,80,000। 1,80,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? कितना? 28,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना है? 32,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है? 20 या 30? इतना दिया हुआ है। सबको टोटल किए तो कितना आ गया? सबको टोटल किए तो आ गया 2,60,000। ये क्या हो गया मेरा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब देखो एक डिडक्शन भी दिया हुआ है अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन दिया हुआ है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कितना है? 80G। 80G कितना है डिडक्शन? 25,000। माइनस कर दिए, कितना बच गया? 2,35,000। ये हो गया मेरा आंसर। बस देखिए, इतना इजी, खत्म सम्स। हर सम्स ऐसा नहीं है बाबू। देखते, ठीक है, समझ में ये वाला अभी जो है बस उसको समझना है, बाकी का आगे का बाद में देखा जाएगा ना। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? चलो इसको कॉपी कर लो। आज का क्लास यहीं तक, कॉस्ट एंड टैक्स का, फिर आगे इसको कंटिन्यू होगा।